क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, कुछ भी हो वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो पर हार नहीं मानूंगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार, मैं हेमंत कुमार आप सभी को जेई क्लासेज मेट परिवार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर कर पा रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हार नहीं मानना है। आप सभी को पता है कि अगले आने वाले 2-3 महीने में आपके ढेर सारे नोटिफिकेशंस आने वाले हैं जेई लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं। अगर हम बात करें एसएससी जेई की तो आपको सभी को पता है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन अगस्त और सितंबर के महीने में आने वाला है और नवंबर तक इसका एग्जामिनेशन होने की संभावना है, जैसा कि जो एसएससी के नोटिफिकेशन में दिया गया है, एसएससी के जो नोटिस में दिया गया है। इसके बाद आपका यूपीपीसीएल जेई इसकी भी आने की संभावना है जल्दी। और आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई 2019 के बाद 2018-19 के बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, तो हर 2-3 साल पे इसकी वैकेंसी आती है। तो आप उम्मीद कीजिए कि इस साल के लास्ट तक आरआरबी जेई का भी नोटिफिकेशन आउट हो जाए। तो इन एग्जामिनेशन के 3 एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल सामने हैं। आप ये मान के चलिए 3 एग्जामिनेशन बिल्कुल आपके सामने हैं और इस बात का प्रण ले लीजिए आज ही कि इन तीनों एग्जामिनेशन में से या तो तीनों को करेक्ट करना है या कम से कम एक में तो आप पताका लहराना ही लहराना है। ठीक है, ये 3 एग्जाम में से आप अगर चाहे इस मौका को भुनाना चाहते हैं तो अभी से ही लग जाइए इस काम में, अभी से इस पूरे शक्ति के साथ आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। क्योंकि अगर इस मौके का फायदा आपने उठा लिया तो आपकी जितनी भी परेशानी है, जो भी इतनी भी परेशानी है जो आप सोच रहे होंगे कि शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, अगर आप इस मौके का फायदा उठाते हैं तो निश्चित रूप से आप सक्सेस हो जाएंगे, निश्चित रूप से आपको एक सीट जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए, आप सभी को पता है कि आप हमारे साथ क्या पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। और बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, यानी कि विद्युत विभव के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पोटेंशियल विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया आपका। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल। एंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। इन 3 टॉपिक को हमने पढ़ा था, तीनों का डेफिनेशन देखा था, तीनों का फार्मूला ऐसा यूनिट देखा था और फिर हम कुछ आए हुए क्वेश्चंस को हमने देखा था जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट, सॉरी जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। तो ये बहुत ही एक टॉपिक ऐसा है, हिट टॉपिक है। मतलब इतना इसमें से एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको कम से कम 2 देखने को न मिल जाए। 2 क्वेश्चन तो यहां से देखने को मिलेगा ही आपको, चाहे एसएससी जेई हो या फिर आपका आरआरबी जेई हो या फिर यूपीपीसीएल जेई हो, है ना। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं और जो बच्चे कह रहे थे कि यूपीपीसीएल जेई का सर क्वेश्चन कराइए, कुछ बच्चे कह रहे सर हिंदी में भी कराइए, तो आज वो सारी जो डिमांड आपके, वो सारी की सारी डिमांड यहां पर क्या होने वाली है? पूरी होने वाली है। क्योंकि मैं यहां पर एसएससी जेई, बीएमआरसी, यूपीपीसीएल जेई सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लेके आया हूं। और इसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने बायलैंग्वेज होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। जैसे मैं पढ़ाता हूं बायलैंग्वेज, वैसे आज क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में नहीं होगा बल्कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिकल पावर से पहले आप मुझे ये बताएं कि पावर का क्या मीनिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पहले ये देख लीजिए। पावर को हम लोग कहते हैं हिंदी में शक्ति। इससे सभी परिचित हैं, ये ऐसा वर्ड है मतलब जिससे सभी परिचित हैं। ठीक है, तो देखिए शक्ति का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई आपको काम करना है ना, किसी काम को आपको करना है और उस काम को आप जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे आपके पास उतनी ही ज्यादा मात्रा में शक्ति होगी। नहीं समझ में आया? सपोज कीजिए आपके पास एक ग्राउंड है ना, कोई ग्राउंड है बिल्कुल सर्कुलर शेप में, तो आप यहां से चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, यहां से दौड़ना शुरू किया आपने और ये काम आपके पास दिया गया है कि आपको इस एक राउंड को पूरा करना है। तो एक राउंड मान लीजिए कि कोई ए पर्सन है और दूसरा जो पर्सन है मैं उसका नाम दे रहा हूं बी। एक और पर्सन मान लीजिए यहां से दौड़ना ये भी शुरू करता है और यहां पहुंचता है, ये पर्सन बी है सपोज कीजिए।
ए पर्सन मान लीजिए कि ये 5 मिनट समय लेता है इस ग्राउंड को एक चक्कर पूरा करने में, वही पर्सन बी मान लीजिए कि 10 मिनट समय लेता है इसको एक चक्कर लगाने में, है ना। तो आपसे ये पूछा जाए कि इस काम तो दोनों के लिए सेम है, काम दोनों के लिए क्या है, सेम है, वक्तन दोनों के लिए सेम है कि इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाना है, लेकिन समय कौन कम ले रहा है, समय ले रहा है कम कौन, ए पर्सन ए कम समय ले रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्ति है, क्योंकि इसके पास शक्ति ज्यादा है इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना, और ज्यादा स्पीड होने की वजह से ये समय कम ले रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि काम कोई भी व्यक्ति काम जितना स्पीड में करेगा उस व्यक्ति के पास उतनी ही ज्यादा मात्रा में शक्ति होगी। सो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, शक्ति को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को एकदम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन जैसे कहेंगे हम, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे हम लोग, शक्ति कहेंगे। अब देखिए दर वाला जो वर्ड है ना, ये मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूं कि दर बहुत जगह मिलेगा, आपको काफी बार रिपीट होगा ये दर का मैंने सिंपली बताया था कि कंपैरिजन विद टाइम। जैसे कोई दर का शब्द आ जाए, जैसे आपका रेट वर्ड आ जाए, समझ लीजिए कि वो क्या है, कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, उस क्वांटिटी का। तो यहां पर कौन सा क्वांटिटी है, कार्य। मैं इंग्लिश में लिखता हूं पहले से, है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क is known as what, पावर। ठीक है। सो देखिए रेट किसका है, रेट किस चीज का है, वर्क का, कार्य करने की दर है। तो यानी कार्य को आप समय के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ाया था तो उस समय क्लियर कर दिया था इस बात को कि आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको दर नाम का एक शब्द मिलेगा। और जैसे दर मिल जाए समझ लीजिए कि वो आपका कुछ नहीं है बल्कि टाइम के साथ कंपैरिजन है किसी एक क्वांटिटी का। तो यहां पर वो क्वांटिटी कौन सा है, कार्य है, और दर यानी कि कार्य करने की दर है, यानी कि समय के साथ हम कार्य की कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। तो देखिए पावर को रिप्रेजेंट हम लोग किस चीज से करते हैं, तो पावर को जनरली कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कैपिटल पी को, पावर को यानी कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब रेट है ना, रेट का मतलब टाइम के साथ कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या, भाग करना। बताया था आपको कि मान लीजिए कि 8 वर्ड है, सॉरी एक नंबर 8 है और एक नंबर 4 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि 8 का हाउ मच टाइम, 4 जो है वो 8 का कितना, 8 जो है वो 4 का कितना टाइम्स है। तो आप कैसे करते हैं, 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे 2 टाइम्स है ये, 8 जो है वो 4 का 2 गुना है ना, सिंपली। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो हमने डिवाइड कर दिया टाइम के साथ, तो इसको हम लिखते हैं W अपॉन T। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय। तो ये आपका जो जनरल फॉर्मूला है पावर का, जो जनरल डेफिनेशन है पावर का, वो निकल गया। बट इससे काम नहीं चलेगा हमारा, ये तो बेसिकली मैकेनिकल टर्म है ये, है ना। ये एक तरीके से आप देखेंगे इसे तो ये क्या है, यांत्रिक शक्ति है। मतलब जनरल जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, आपका एक भौतिक राशि है, शक्ति उसका डेफिनेशन है। हमें बात करना है यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर का। तो इलेक्ट्रिकल पावर इसी से आएगा, घबराने की बात नहीं है, यहीं से आएगा इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए और हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि वैद्युत शक्ति की, विद्युत शक्ति की हम बात कर रहे हैं। तो विद्युत शक्ति में आप ये मुझे बताइए कि अभी मैंने पावर बराबर क्या लिखा है, W अपॉन टाइम। W क्या है, कार्य है। आप मुझे एक चीज बताइए कि आपको मैंने कल क्या बताया था, वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू क्या बताया था, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये तो बताया था कि किसी आवेश को किसी एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। तो ये क्या था, यही तो आपका कार्य था, है ना। तो यहां से अगर आप कार्य लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य इज इक्वल टू
चार्ज इक्वल टू हो जाएगा आपका V इंटू क्यू, यानी कि आवेश गुने वोल्टेज। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, W को हम क्या लिख सकते हैं, इस W को V इंटू क्यू लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखिए V इंटू क्यू और अपॉन में क्या है टाइम। अब आपको याद आ रहा होगा कुछ एक टर्म, इस Q अपॉन T को हम लोग क्या कहेंगे जरा बताएंगे। इस Q अपॉन T को हम लोग क्या कहते हैं, इस Q अपॉन T को हम लोग कहते हैं करंट। याद आ गया, इस Q इंटू Q अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। मैंने बताया था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो Q अपॉन T क्या है आपका, करंट है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताइए। अब मुझे बता दीजिए आप लोग कि क्या हो सकता है P की वैल्यू। P तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। Q अपॉन T की वैल्यू क्या बन चुका है आपके पास, I। तो बस हो गया। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका इलेक्ट्रिकल पावर V इंटू आई, ये आपका इलेक्ट्रिकल पावर है। आपको बुक में जल्दी मिलेगा नहीं कि कैसे हम मैकेनिकल शक्ति से इलेक्ट्रिकल शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, किस तरीके से हम ड्राइव कर रहे हैं ना, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या है, अब अगर आपसे पूछे कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो विद्युत शक्ति क्या होता है, देखिए लिखेंगे आप विद्युत शक्ति क्या होता है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट is known as इलेक्ट्रिकल पावर। सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं वोल्टेज एवं धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। लिख लीजिए हिंदी में भी, विद्युत विभव, या सिंपली वोल्टता लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद्युत विभव, या मैं लिख देता हूं यहां वोल्टेज एवं विद्युत धारा के गुणनफल को विद्युत धारा के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। बात समझ में आ गई। सिंपली आपने डिफाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो विद्युत शक्ति आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात यहीं तक सीमित नहीं है, आगे की भी कहानी है कुछ। देखिए P इक्वल टू क्या लिखा मैंने, V इंटू आई। अब इसके कई सारे फॉर्मेट हैं, एक फॉर्मेट तो यही हो गया आपका सिंपल बेसिक डेफिनेशन से, V इंटू आई प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट आपने ओम के नियम में पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। सो क्या हम इस वोल्टेज V को IR लिख सकते हैं यहां पर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये V को हम लोग क्या लिखेंगे, I इंटू आर, I इंटू आर लिख दीजिए, इंटू आई क्या हो जाएगा, I इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये P का फॉर्मूला बन चुका, एक ये P का फॉर्मूला बन चुका। तो पहला तो यही हो गया, दूसरा नंबर पे ये आ गया। आगे भी कहानी है, कहानी आगे भी है। देखिए क्या है कहानी, अगर मेरे पास ये I V इक्वल टू आई आर है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, V अपॉन आर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को देखिए, बेसिक फॉर्मूला को, P इक्वल टू ठीक है, V भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। I को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए मुझे आप लोग, V स्क्वायर अपॉन आर। तो एक फॉर्मूला और बन गया आपके पास, ये भी बहुत ही पॉपुलर है। तो ये तीन फॉर्मेट है आपके इलेक्ट्रिकल पावर का। इन तीनों फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, और अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई द एनी ऑफ द फॉर्मेट ऑफ दिस फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग आप तीनों में से कोई एक का सिलेक्शन करके हम पावर के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सिलेक्शन कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि आपसे पावर पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में दे रखा है वोल्टेज एंड करंट, देन कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, सिंपली ये वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे। अगर आपके पास करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज का कोई नामो निशान नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वोल्टेज दिया ही नहीं हुआ है, तो कहां से निकालेंगे।
तो क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि करंट और रेसिस्टेंस दे रखा है, तो बस पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस। कभी ऐसा हुआ कि करंट ही नहीं दिया हुआ फॉर्मूला में, डायरेक्टली वोल्टेज और रेसिस्टेंस दे रखा हो, आपसे पूछ रहा है पावर, तो डायरेक्टली वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, है ना, आपको इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। बात समझ में आ गई होगी। अब कोई जरूरी नहीं कि आपसे पावर ही पूछे, हो सकता है कि आपके पास वोल्टेज और पावर की वैल्यू गिवन हो और रेसिस्टेंस पूछ ले, तो क्या इन दोनों में से कोई निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आर और क्योंकि वी और पी दे रखा है और आर आपसे पूछ रहा है। तो कोई जरूरी नहीं, हो सकता है करंट पूछ ले, हो सकता है वोल्टेज पूछ ले, हो सकता है पावर पूछ ले, हो सकता है रेसिस्टेंस पूछ ले। तो जो भी दो टर्म दिए हुए हैं और तीसरा कोई पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कोई सुटेबल फॉर्मेट इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिकल पावर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डेफिनेशन लिखते हुए आपने चीजें समझ लिया। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अच्छा इससे पहले इसके यूनिट को देख लेते हैं जरा सा। चलिए, SI यूनिट ऑफ पावर। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का तो मन समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर इक्वल टू क्या लिखा मैंने डेफिनेशन, V इंटू आई, है ना, तो V का क्या होता है, वोल्टेज है, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का क्या होता है आप सभी को पता है, एम्पियर। तो वोल्ट एम्प, वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होगा आपका, यूनिट हो जाएगा। लेकिन इस टर्म को हम लोग कहते हैं वाट। अगर हम डीसी की बात करें, तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं वाट। बात समझ में आ रही है। अब वाट को अगर ज्यादा मेजरमेंट है पावर का, तो आप किलो वाट भी कह सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पावर कितना खपत हो रहा है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया में यूज हो रहा है तो किलो वाट यूज होगा। अगर आप घरेलू डोमेस्टिक पर्पस की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक यूजेज की बात करें, तो वहां पे वाट आ जाएगा। वो डिपेंड करता है। लेकिन जो ओरिजिनल अगर हम ओरिजिनल बात करें किसकी, पावर की यूनिट की, ऐसा यूनिट की, तो आपका वाट होगा। ठीक है, अब एक चीज और आपने सुना होगा, हॉर्स पावर, है ना, ये भी पावर की यूनिट होती है, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर एक्चुअली में जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री में जहां पे काम होता है, वहां पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पावर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हॉर्स पावर जो है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एचपी से। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है ना, वो 746 वाट होता है। यानी कि एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट होता है। तो एचपी भी यूज किया जाता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडस्ट्रियल यूजेज में या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए क्या होता है यूनिट ऑफ द पावर, तो आपको कहना है हॉर्स पावर। और कभी कभी यही पूछ लेता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर, तो आपको ये याद रखना है 1 HP। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे, हॉर्स पावर भी दो तरीके के होते हैं। ये जो है ना आपका ब्रिटिश का है, ये ब्रिटिश पैमाना पे है, ये ब्रिटिश हॉर्स पावर है। एक होता है आपका मैट्रिक हॉर्स पावर, जो कि यूएसए वगैरह में यूज किया जाता है, मैट्रिक हॉर्स पावर। और वो जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसका होता है 735.5 वाट। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है आपकी हॉर्स पावर की। तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। चलिए, तो जनरली वाट होता है, किलोवाट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हॉर्स पावर आपको ध्यान रखना है कि हॉर्स पावर दो तरीके के होते हैं, आपका ब्रिटिश हॉर्स पावर होता है, एक मैट्रिक हॉर्स पावर होता है। ब्रिटिश हॉर्स पावर आपका क्या होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, और जो आपका मैट्रिक हॉर्स पावर है वो आपका 735 वाट होता है। जब तक क्वेश्चन में मैट्रिक हॉर्स पावर लिखा ना आ जाए, तब तक आपको 746 वाट ही यूज करना है। यानी कि इंडिया में जो यूज होता है वो ब्रिटिश पैमाने पर यूज होता है, क्योंकि ब्रिटिश हमारे यहां का रूल क्या है,
तो उन्होंने जो सिस्टम चलाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं अभी तक। तो इसीलिए 746 वाट ही हमारे इंडिया में यूज होता है। बाकी जो 735.5 वाट है वो मैट्रिक हॉर्स पावर जो कि यूएसए वगैरह में यूज होता है। तो आपको जब तक क्वेश्चन में मैट्रिक हॉर्स पावर जब आए ना तभी आपको 735.5 वाट यूज करना है। अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर कि अगर सिर्फ हॉर्स पावर पूछे तो 746 वाट ही आपको टिक करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो आपका पावर का एसआई यूनिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है? सिंपली यहां से देखिए पावर से निकाल लेते हैं हम लोग, ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। पावर इक्वल टू क्या देखा आपने? वर्क डन अपॉन टाइम है ना। ये जो वर्क डन है ये कार्य है, और आपको ध्यान रखना चाहिए कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि जिसके पास ऊर्जा है वही कर पाएगा कार्य, जिसके पास ऊर्जा ही नहीं है वो क्या खाक कार्य करेगा, है ना। तो कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा को हम लोग जनरली या तो W से रिप्रेजेंट करते हैं, या इलेक्ट्रिकल की अगर बात करो तो कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू हम लोग W ना लिख करके यहाँ पे E लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, E से एनर्जी होता है इसलिए। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए P इंटू टी हो जाएगा, है ना। और P इंटू टी जब हो जाएगा तो आपको ये बताइए कि कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला बनेगा। पहला फॉर्मूला तो यही हो गया P इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला P को हम लोग क्या लिखते हैं? V इंटू आई और इंटू टी। ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। देख अलग अलग लिखता हूं, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे आप। तो क्या अलग अलग लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं पहले। भाई मुझे ये बताइए यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इंटू टी हो गया। चलिए पहला फॉर्मूला बन गया। अगेन देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा? P को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इंटू आई और इंटू टी। तो ये आपका अलग फॉर्मूला बन गया। अब देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हम पावर को और क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं इंटू टी। ये भी एक फॉर्मूला बन गया एनर्जी का। और क्या लिख सकते हैं? देखिए E इक्वल टू पी को हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। इतने सारे फॉर्मूले बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 4 फॉर्मूला है ये, और वो फॉर्मूला कहीं बाहर से नहीं है, कुछ उड़ के नहीं है, अपने आप आ गया है। ये सिंपली चूंकि एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू समय होता है इस फॉर्मूला से, बेसिक फॉर्मूला से, है ना। यहां से आप देखेंगे अगर इससे आप पाएंगे कि E इक्वल टू लिखेंगे तो यहां पे ये फॉर्मूला बनेगा ना। तो इसी से वाला पावर की वैल्यू 3 फॉर्मेट मैंने बताया था, आई स्क्वायर आर बताया था, V स्क्वायर अपॉन आर बताया था और V इंटू आई बताया था। तीनों करेंगे पुट तो 3 फॉर्मूला बन जाएगा। एक तो बेसिक से, बाकी 3 पावर के डेफिनेशन से। तो हो गया काम। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सवाल ये सिर्फ फॉर्मूला का नहीं है, सवाल आगे भी है। आगे क्या बात है? इसकी एसआई यूनिट, ये महत्वपूर्ण है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये क्या है? देखिए पहले तो आप ये देखिए बेसिक फार्मूला क्या था? P इंटू टी था। यही तो निकला, शक्ति इंटू समय। तो पावर को हम लोग क्या लिखते थे? V इंटू आई इंटू टी। तो पहला तो ये देखिए वोल्टेज को हम लोग क्या लिखेंगे? वोल्ट लिखेंगे, वोल्ट। आई को क्या लिखते हैं? एम्पियर। और टाइम को क्या लिखते हैं? सेकंड। वोल्ट एम्पियर सेकंड। पहला तो आपका यहां से अगर आप देखेंगे तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं जूल। इसको हम लोग कहते हैं जूल, क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट का नाम है। एनर्जी के बारे में सबसे पहले वही एक्सप्लेन किया था। तो उसके सम्मान में हमने क्या किया? इस वोल्ट एम्पियर सेकंड को हमने रख दिया नाम जूल। तो जूल कहते हैं इसे। बट ध्यान रखेंगे कि जूल का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं करते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा की बात होती है तब वहां पर हम जूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिक तो हमें बताना पड़ेगा इस चीज को कि आखिर ये कैसे बनेगा, फिर आगे क्या होगा इसका। तो आप ध्यान दीजिए। देखिए पहली बात कि ये जो V इंटू आई है पावर है। यहां से देखिए अब इस पावर को हम लोग क्या लिखेंगे? वाट। पावर का क्या होता है? वाट होता है। और इसका क्या होता है? सेकेंड। तो ध्यान रखेंगे कि एनर्जी का जो यूनिट होता है ना, एनर्जी का यूनिट ये होता है आपका वाट सेकेंड। बट
ये तो बेसिक यूनिट हो गया, बेसिक ऐसा यूनिट। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। वाट सेकंड ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि पावर बहुत ही अधिक मात्रा में खर्च होता है, तो वाट में नहीं रह जाता उसकी वैल्यू। कई 2000, 5000, 10,000 वाट का इस्तेमाल कर लेते हैं हम महीने में, तब तो हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं कि एक महीने में हमने कितना यूनिट ऊर्जा खर्च किया है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि वाट सिंपली हम लोग वाट सेकंड में मेजर नहीं करते हैं, बल्कि कई घंटे बिजली का इस्तेमाल करने के बाद, कई हजार वाट बिजली फूकने के बाद तब उसका कैलकुलेशन करके उसका बिजली बिल और उसका यूनिट का हम पैसा चुकाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि वाट को हम लोग सिंपली वाट नहीं बल्कि 1000 वाट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1000 वाट। बात समझ में आ गई? यानी कि 1000 में मेजरमेंट करते हैं ताकि इजी फॉर कैलकुलेशन। अभी बताऊंगा इसका क्या कॉन्सेप्ट है। और सेकंड को हम लोग सेकंड में मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम लोग मेजरमेंट करते हैं इसको आवर में, आवर में। तो 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर ये आपका यूनिट है। ये अजीब सा लग रहा है सुनने में, तो इसको सिंपलीफाई हम लोग कैसे करते हैं? 1000 को लिखते हैं किलो, वाट को लिखते हैं डब्ल्यू, वो आवर को लिखते हैं एच। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट है ना, ये आपका किलो वाट आवर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? किलो वाट आवर। इसको हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यवसायिक मात्रक कहते हैं इसे, व्यवसायिक मात्रक। क्योंकि व्यवसाय में इसका इस्तेमाल करते हैं। जो कंपनी हमें बेचती है बिजली, हमारे घरों तक पहुंचाती है, तो वो जो हमसे पैसे लेती है ना, वो इसी यूनिट से लेती है, इसी KWH से लेती है, किलोवाट आवर से लेती है ना। तो इसीलिए कहा जाता है इसे कॉमर्शियल यूनिट, क्योंकि खरीदना बेचना, पैसा चुकाना हम लोग इसी में करते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो आपके घर में बिजली बिल आती है ना, आपके घरों में जो बिजली बिल आती है, तो वो आप ये एक यूनिट कहते हैं ना कि कितनी यूनिट हुई। आज के महीने में हमने 100 यूनिट इस महीने में हमने जला लिया, यूज कर लिया, तो इसका मतलब 1 यूनिट बराबर होता है आपका 1 किलोवाट आवर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि 1 जूल, ये जो जूल था आपका, 1 जूल बराबर कितना किलोवाट आवर? एक्चुअली हम कितना किलोवाट आवर को हम 1 जूल कह रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो किलोवाट आवर के देखिए, किलोवाट आवर को देखिए, किलो को हम लोग क्या लिखेंगे? 1000। वाट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आवर को हम लोग क्या लिखेंगे? आवर को लिखेंगे हम लोग पहले मिनट में, 60 मिनट हो गया, और फिर को सेकंड में बदलिए, क्योंकि जूल में तो सेकंड है ना, तो सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 1 घंटा बराबर क्या होगा? 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है, 60 गुने 60। तो इसको जोड़िए, अब क्या हो जाएगा? ये 6 × 6 36 हो जाएगा। और देखिए कितना जीरो है, 3 यहां से है और 2 यहां से है, यानी कि 5 जीरो है। तो इसको अगर ये क्या है, एक्चुअली में क्या है? ये आपका 1 जूल है, क्योंकि हम इसको, अब देखिए इसको हमने क्या बना दिया है, देखिए ये यहां से 1000, ये 1000 हमने किलो को 1000 लिख दिया, तो बचा क्या? यहां से वाट बचा है ना, और यहां से क्या बचा? आवर को हमने सेकंड में चेंज कर दिया है, तो वाट सेकंड हो गया। और वाट सेकंड ही क्या है? ये वाट है ना, देखिए ये जो है ये आपका वाट है, और ये क्या आपका सेकंड है। इस वाट सेकंड को हमने क्या कहा था? जूल कहा था। इस वाट सेकंड को हमने क्या कहा था? जूल कहा था ना। तो देखिए ये वाट सेकंड है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 जूल जो है मेरे प्यारे बच्चों, 1 जूल बराबर आपका इतना वाट सेकंड होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर, या फिर 1 किलोवाट बराबर, इसको हटाइए आप यहां से, ये थोड़ा सा, ये क्या था? 1 यूनिट था, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर था। 1 किलोवाट आवर, वही तो हमने इसका सिंप्लीफाई किया है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना हो गया? इतना वाट सेकंड। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, देखिए आप 1 2 3 4 5, थोड़ा सा और इधर कर लीजिए, 1 दशमलव और इधर करिए, 5 तो पहले से ही है, और 36 गुणे 10 के पावर 5 है, तो आप उसको क्या लीजिए? 3.6 लिख दीजिए, तो एक और 10 मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 1 5 तो जीरो पहले से था, 6 के बाद 1 दशमलव लगा दिया तो एक और 10 बढ़ जाएगा, यानी कि 10 के पावर 5 था पहले से, 1 बढ़ गया, जब दशमलव 6 से इधर किया तो 10 के पावर 6 हो गया। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाट सेकंड, इतना वाट सेकंड। और वाट सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं? इस वाट सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। तो ये जूल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से आप रिमाइंड कर लेंगे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल।
ऑफ द पावर यूनिट। तो आप ऐसे ये रिलेशनशिप रखेंगे 3.6 गुणे 10 के पावर 6। इसको मेगा कहते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इजकल टू 3.6, 10 के पावर 6 क्या कहते हैं मेगा जूल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको ध्यान रखना है चीजों को। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इतनी सारी बातों को आप ध्यान रखें। क्वेश्चन किसी भी तरीके से इसमें से घुमा के पूछा जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना और कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक चीजों को सिर्फ रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही आप इस टॉपिक को, जैसे ही इस चीजों को आप रटने की कोशिश करेंगे, तो आज वो रटेंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। हो सकता है एग्जाम के दिन आपको याद ना रहे, एग्जाम के टाइम में याद ना, और फिर कंफ्यूज होते रहेंगे। तो बेसिक से मैंने सारी चीजें एक एक करके बताई कि कैसे क्या चीज का कैसे कैसे ये बन रहा है, चीजें कैसे कैसे का यूनिट का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप इस प्रोसेस को समझेंगे तो फिर कंफ्यूजन में नहीं आएंगे कभी भी, और फिर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये था आपका इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। नाउ अब क्या है, अब टर्न्स है, अब बारी है किसकी, क्वेश्चंस की। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, आपको बताना है कि क्या आंसर होगा फटाफट। लीजिए पहला ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये तो बाद में देखिए, पहले ये देखिए कि दोनों में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और दूसरी बात देखिए, आप कहते हैं यूपीपीसीएल जेईई का, ये लीजिए यूपीपीसीएल जेईई अगस्त 2018 में आया वो क्वेश्चन। कीजिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मन ही मन कैलकुलेट करना है, ऑरली कैलकुलेट करने वाला सवाल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्या कि 2 एम्पीयर विद्युत धारा वाला एक 3 ओम का प्रतिरोध शक्ति अपव्यय करेगा, कितना करेगा। 3 ओम रेसिस्टर विद 2 एम्पीयर करंट विल डिसिपिएट पावर ऑफ, ऑप्शन दे रखा है आपके पास 4। सिंपली क्वेश्चन में पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखेंगे अगर आप कि 2 एम्पीयर दे रखा है, यानी कि करंट की वैल्यू गिवन है 2 एम्पीयर, एम्पीयर से समझ लीजिए करंट है और कुछ नहीं। 3 ओम का प्रतिरोध दे रखा है, हालांकि लिख भी रखा है विद्युत धारा और प्रतिरोध, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दिमाग लगाने की। लेकिन सिंपली आप आगे पढ़ने से बेहतर है बचिए, थोड़ा समय का बचत होगा आपका। 2 एम्पीयर देख लिया मतलब करंट की वैल्यू दे रखा है, 3 ओम देख लिया मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब सिंपली आगे देखिए कि शक्ति अपव्यय करेगा, यानी कि कितना शक्ति डिसिपेट होगा, कितना पावर डिसिपेट होगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है 3 ओम और आपसे पावर पूछ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3 मैंने कहा था यू हैव टू ऑप्शंस टू सिलेक्ट द एनी वन। तो देखिए यहां पे से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P इक्वल टू V इंटू आई था, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर था, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर था। मुझे बताइए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, आई और आर वाला। भाई आई और आर वाला तो यही है ना, सिंपली तो लगा दीजिए आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3 है, 2 दूना 4 गुने 3 बराबर 12। भाई ये तो ऑरली कर सकते थे ना, ऑप्शन सी। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, ये तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। सिंपली देखते करंट और वोल्टेज दे रखा है, तो करंट का स्क्वायर 4 और गुने रेजिस्टेंस 3, 4 गुने 3 12 आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लीजिए इसको कीजिए। अब इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब आपने अभी तक क्लास सही से देखा नहीं है। कह रहा है क्या 4 ओम और 5 ओम 5 एम्पियर खपत पूछ रहा है कि शक्ति की क्या होगी। तो क्या होगा 5 25 गुने 4 100, ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, लीजिए आगे आंसर। ऐसे ही करना क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आप पेन पकड़ेंगे और कॉपी पर लिखने की कोशिश करेंगे, आपका समय वहीं पे चला गया 2 मिनट, वहीं पे आपका 2 क्वेश्चन छूट गया। एग्जाम में समय इतना कम रहता है, वहां पर आप कॉपी पेन पर जितना लिखेंगे समझ लीजिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े तब तक आपको पेन कॉपी का इस्तेमाल ही नहीं करना है। दिमाग से खेलिए, बस दिमागी है ना, मेंटली कैलकुलेशन कीजिए, माइंड कैलकुलेशन कीजिए। तो सिंपली देखिए करंट दे रखा है 5 ओम दे रखा है 4, 5 25 गुने 4 100 है ना। लीजिए वैल्यू दे रखा है आर की 4 ओम, आई की दे रखा है वैल्यू कितना 5 एम्पियर, पावर आपसे पूछ रहा है, आपको पता है आई स्क्वायर आर, 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 4, 25 गुने 4 कितना आ गया 100 वाट, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़िए। लीजिए
इस क्वेश्चन को कीजिए, देखिए क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या आएगा। कह रहा है क्या कि 230 वोल्ट आपूर्ति पर 60 वाट के लैंप को एक तंतु इसके कार्यशील तापमान पर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। भाई देख क्या रखा है, वोल्टेज, वोल्टेज दे रखा है, पावर दे रखा है, पूछ क्या रहा है प्रतिरोध। पर आपको पता है P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन आर हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास तीन जो फॉर्मूला है, P इक्वल टू वी इंटू आई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आप मुझे बताइए क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट कहीं दे ही नहीं रखा है, पूछ रहा है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस तो कोई टर्म ही नहीं है इसमें, तो ये वाला अप्लाई ही नहीं कर सकते। तीसरा देखिए आई स्क्वायर आर, आर तो दे रखा है, आर तो पूछ रहा है सॉरी, लेकिन करंट ही दिया हुआ है, तो ये वाला भी नहीं कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा ना, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों? क्योंकि वी दे रखा है, आर पूछ रहा है और पावर दे रखा है ये वाला। तो यहां से पूछ क्या रहा है आपसे आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहां से आर स्क्वायर क्या, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। सिंपली वोल्टेज की वैल्यू है 230, दो बार कीजिए गुना 230 अपॉन पावर की वैल्यू है 60, लीजिए काटकुट कीजिए। अभी आपका काम है, जो इसमें 100 ऑप्शन आएगा निकाल लीजिए। वैसे अगर अंदाजे से कीजिएगा तो आपको पता है कि लगभग 4 से कटेगा, ऐसे करना है कैलकुलेशन, कभी बिल्कुल एकदम भाग देने बैठ जाए आप। तो 6 चौक 24 अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8 1 9 है ना, ये जीरो था ही ऑलरेडी, तो 920 के आसपास होगा। तो 920 के आसपास देखिए कौन सा है, 920 के आसपास तो कोई है ही नहीं। एक बार फिर से चेक कीजिए, देखिए 6 चौक 24 4 के आसपास हो गया, तो ये 4 तिया 12 और 4 दूना 8 1 9 और ये जीरो, तो 920 से ऊपर ही होगा, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा भी होगा। तो इसमें से कौन सा आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं कैलकुलेट होकर के, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सही से आपको डिवाइड करना पड़ेगा फिर तो तमीज से। 23 तो आप 23 को डिवाइड कीजिए 6 से, 6 दूना 6 6 का 18 लगेगा, 3 पॉइंट 6 का 18, तो 3 आपका कितना बचा 18 और 5 बचा यहाँ पे है ना, तो 6 6 के 36, 8 से लग जाएगा। अब 3.8 को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये जो आपके वैल्यू आएगी, अब 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो 8 3 24 अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू आएगी, ठीक है। 8 3 24 और 2 यहां से 8 दूना 16 और 2 18, ये 3 3 9 और 3 दूना 6, 4 9 8 17, 6 1 7 1 8, तो 874 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी कि लगभग आपका 880 के आसपास, यानी कि 881.66 ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर ऐसा क्यों आ रहा था कि ये आपका 900 कुछ बन रहा था ना, 920, तो इसलिए आता है क्योंकि हमने डायरेक्टली 4 मान लिए थे यहां पर, लेकिन 4 से कम है ना, 3.8 है, तो निश्चित रूप से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एग्जैक्टली कितना आएगा, लगभग 8.1, क्योंकि हमने यहां पर 3.8 लगा दिया, इससे आगे भी जाएगा कैलकुलेशन, तो उसको एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है, 881.66। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो कभी कभी ऐसे आता है तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे जगह पे। आप जब देख रहे हैं कि ऐसे मोटा मोटी काम नहीं चल रहा आपको, या फिर आप ऐसे मतलब कहते हैं ना कि एक डिजिटल सम जिसे कहते हैं उससे नहीं हो पा रहा है आपका, तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। किसी किसी क्वेश्चन में आपको समय लग सकता है, इस क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन भी करने वाले हैं क्या, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कहां पे आया हुआ देखिए इसको क्वेश्चन, या यूपीपीएससी जेईई में आया हुआ, देखिए ये क्वेश्चन भी करना पड़ेगा क्या हमें। कह रहा है कि ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई है, यानी कि द वन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू, अभी बताया था ना कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, आप मुझे बताइए, किलोवाट आवर, ये बताता ना KWH। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, अगर आप देखेंगे 1 वाट घंटा, 1 वाट आवर, भाई वाट 1 वाट नहीं किलो चाहिए हमें, तो ये तो होगा नहीं, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर ये मिल गया ना, तो ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट। बाकी आप चाहे देखें ना देखें, वाट पर आवर ये तो होगा नहीं, डिवाइड कर दिया, किलो प्रति घंटा ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। बस सिंपली बात है, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर को हम लोग कहते हैं, बताया था ना अभी कुछ देर पहले। देखिए यहां पर कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन कीजिए, ये देखिए इसको कीजिए,
ये आया हुआ एसएससी जेई में, इसको कीजिए। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति का सही व्यंजक है? सही व्यंजक कौन सा होगा भाई? बी इंटू आर तो होता ही नहीं है कोई फॉर्मूला, वी अपॉन आर भी नहीं होता है, वी स्क्वायर आर भी नहीं होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तीन फार्मूला बता, देखिए डायरेक्ट फार्मूला से 2018 में पूछा हुआ है, ये नहीं कि बहुत पहले पूछा हुआ है, रिसेंटली पूछा हुआ है। तो आप देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तीन फार्मूला बताया था, तीनों में से जो मिलेगा उसको टिक कर देना है। तो ये वाला मिल गया आपको, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें समय नहीं लगना चाहिए आपको, मैं भी समय नहीं दे रहा हूं ज्यादा, और आप भी समय मत दीजिएगा इस पर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर इस पर समय देने लगे आप तो फिर अगर असली क्वेश्चन आएगा फंसाने वाला, तो वहां पर क्या करेंगे आप? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। लीजिए इस क्वेश्चन को कीजिए, डीएमआरसी में आया हुआ क्वेश्चन है। लीजिए इस क्वेश्चन कीजिए, करे 100 वाट विद्युत बल्ब 2 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, है ना? हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स। यानी क्या क्या दे रखा है, एनर्जी पे क्वेश्चन है ये। देखिए क्या क्या दे रखा है, पावर की वैल्यू गिवन है कितना 100 वाट, और समय दे रखा है कितना 2 आवर। तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, क्या आपसे कि कितना एनर्जी खर्च करेगा, है ना, कितनी ऊर्जा खर्च होगा। तो ऊर्जा के लिए हमने क्या बताया था आप लोगों को? ऊर्जा के लिए बताया था मैंने आपको P इंटू टी, है ना, पावर इंटू समय, ये तो बताया था आपसे। तो लगा दीजिए। अब यहां पर इतना आसान चीज नहीं, यहां पे ये घंटा में दे रखा है ना, तो जूल में पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए जूल में, अगर आवर में होता, किलो वाट आवर में दिया होता, देखिए समझिए चीजों को, अगर किलो वाट आवर में दिया होता डायरेक्टली क्या करते, इसको आप 1000 बनाते और आवर दे रखा है, मल्टीप्लाई करते, आंसर आ जाता। 200 नहीं बल्कि 20 किलोवाट आवर आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जूल में दे रखा है। अब जूल में जैसे दिया, समझ लीजिए फंसा दिया मामला। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इस आवर को पहले, आपको पता ना जूल सेकंड, जूल को हम क्या करते थे, जूल क्या होता था, वाट सेकंड होता था। अगर याद हो आपको कि मैंने 1 जूल बराबर क्या बताया था, 1 जूल बराबर बताता था वाट सेकंड। देखिए पीछे जाइए, देखिए इस वाट सेकंड को हमने क्या कहा था, इस वाट सेकंड को तो जूल कहा था हमने। तो यानी कि वाट सेकंड में ले जाना होगा हमें। अगर हमें आंसर चाहिए जूल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को हमें वाट सेकंड में ले जाना पड़ेगा। तो ये तो आवर में है, तो वाट में तो ठीक है, लेकिन ये आवर में दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आवर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 तो ठीक है, आवर क्या होता है बताइए, 60 मिनट का होता है, और 1 मिनट कितने सेकंड का होता है, 60 सेकंड का होता है। यानी कि 60 गुने 60, ये आपका सेकंड में आ गया। तो यहां से बताइए क्या होगा, 6 से आगे 36 गुना 72, यानी कि 7200 आपका ये सेकंड हो गया। अब देखिए, अब हम पावर लिखते हैं यहां पर, ये तो हमने सिर्फ टाइम गया यहां पर पावर लिखे हो। ये देखिए एनर्जी बराबर, इसको मिटाइए, ये तो टाइम निकाला हमने ना, ये टाइम है। आपको क्या करना है, एनर्जी लिखना है। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर क्या है, देखिए 100 वाट है, और गुणे ये आपका टाइम है कितना, 7200 सेकंड है। तो निकालिए अब क्या हो जाएगा, देखिए 772 तो ठीक है, 2 गुने 2 4, यानी कि आप कह सकते हैं 720 पर 4 0। आप ऐसे लिख देंगे क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 701। तो ये भी देखते रहिए, 720 गुने 10 के पावर 3 जूल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और आप मुझे बताइए कि 720 गुने 3 10 के पावर 3 है, 10 टू द पावर 3, क्या लिखेंगे किलो में, तो किलो जूल आ जाएगा बस। तो आपका 720 किलो जूल आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। एनर्जी पे भी क्वेश्चन आपने कर लिया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करेंगे, कौन सा क्वेश्चन करवाएं आपसे, लीजिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और यूपीपीएससी जेईई में आया हुआ, कीजिए इसको। कह रहा है क्या कि क्रमशः 500 वाट और 200 वाट शक्ति वाले 2 बल्ब 250 वोल्ट पर निर्धारित है।
उनके प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है आपसे, है ना। दो पावर है, P1 दे रखा है कितना, P1 दे रखा है आपके पास 500 वाट और P2 दे रखा है कितना 200 वाट, और आपके पास वोल्टेज भी दे रखा है। वोल्टेज कितना दे रखा है, दोनों केस में सेम है भाई, दो बल्ब है जो 250 वोल्ट पर, यानी कि दोनों के लिए वोल्टेज समान है, कितना 250 वोल्ट। और पूछ क्या रहा है कि दोनों केस में रेसिस्टेंस के अनुपात निकाले। तो सबसे पहले देखिए पावर इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप, देखिए वोल्टेज दे रखा है, रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो एक ही फॉर्मूला बनता है, कौन सा, V²/R। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R1। क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है दोनों के लिए, बस रेजिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि पावर अलग अलग है। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, V²/R1। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए आप मुझे, V²/R2, है ना। अब यहां से काम हमें क्या करना पड़ेगा, R1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो R1 की वैल्यू क्या निकल के आएगा बताइए मुझे आप, V²/P1। और यहां से R2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या आ जाएगा बताइए, V²/P2। बस हो गया काम। आपसे पूछ रहा है क्या, R1 और R2 का रेशियो, तो R1/R2 लिखिए आप, V²/P1 अपॉन में V²/P2। तो देखिए R1/R2 इक्वल टू V²/P1 इंटू P2/V²। तो अब देखिए यहां से क्या कुछ कैंसिल होगा, होगा कैंसिल, ये V² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा P2/P1। तो अब इसको मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है। P2/P1, R1/R2 इक्वल टू क्या आया, P2/P1। तो बताइए मुझे P2 की वैल्यू कितनी है, ये रहा P2 की वैल्यू है 200 और P1 की वैल्यू कितनी है 500। तो लीजिए ये 2 0 0 कैंसिल हो गया, 2:5। R1:R2 क्या हो जाएगा आपका 2:5। है कोई आंसर इसमें, है कोई ऑप्शन दिखा आपको या नहीं दिखा, ये रहा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हाथ आपकी बहुत ज्यादा स्पीड में चलेगी। अब ये तो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, चीजें बोल बोल के लिख रहा हूं, लेकिन अगर आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को तो फटाफट करते जाएंगे। अब ये नहीं कि शुरू में ही वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू को ढो रहे यहां तक, ये नहीं करना, बस क्वांटिटी को रखिए, लास्ट में देखिए बचा तो बस इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोबारा से तो क्या करेंगे, सिंपली आपको ध्यान रखना है कि पावर का जो रिलेशनशिप होता है रेजिस्टेंस के साथ वो उल्टा होता है। बस इस रिलेशनशिप को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इससे कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पावर का रिलेशनशिप रेजिस्टेंस के साथ जस्ट अपोजिट होता है। कैसे, यहां देखिए फॉर्मूला, यहां देखिए, है ना। तो अगर आपसे रेशियो पूछे दो पावर का या दो रेजिस्टेंस का, तो ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली, R1/R2 क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, R1 है तो यहां पर P2 लिख दीजिए, R2 पूछ रहा है तो P1 लिख दीजिए, बस ये हो गया। अब ये रखेंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, बस फटाफट पुट कीजिए वैल्यू और आंसर आपके हाथ में होगा सेकेंडों में, है ना। तो क्या करना है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, पावर दे रखा है, तो देखिए दूसरा पावर लीजिए, पहले दूसरा पावर 200 है, पहला पावर कौन सा है 500 है, तो दूसरा में पहला से डिवाइड कर दीजिए, 200/500, 0 कर दीजिएगा, 2/5, 2/5, ये रहा 2:5। तो आपको कैलकुलेट करने की भी झंझट खत्म, बस इतना रिलेशन याद रखना है कि पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप उल्टा होता है। कैसे होता है आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी, इसको हमने ढेर सारे क्वेश्चन करे, कॉन्सेप्ट को समझा, असाइनमेंट को समझा, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस को करते रहेगा प्रीवियस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए अब आज की क्लास को हम लोग यहीं कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।